ओके भाई। तो अब हम बात करने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? देखो, हमने अब तक पढ़ा कि जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब आ, अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है, इसके दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाया गया। और वो रिलेशनशिप बनाया दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था गॉडफ्रे हार्डी और दूसरे का नाम था विल्हेम वीनबर्ग। इन दो लोगों ने मिलके इंडिपेंडेंटली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप कायम किया अलील फ्रीक्वेंसी जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी के दरमियान। उसे आपने क्या कह दिया? हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, गौर से सुनना। इसकी मेजर मेजर बातें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल खुद क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल खुद क्या कहता है? देखो, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि both the ratio of genotype and the frequency of alleles, both the both the ratios of genotype and allele frequency allele frequency remain constant from one generation to the next, remain constant throughout the generations in sexually reproducing populations, while the other conditions remain same। अब ये जो मैंने इतना बड़ा जुमला लिख दिया है ना, इस पूरे जुमले का मतलब क्या है? देखो, सिंपल जबान के अंदर कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर क्या होती है भाई? जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर हमेशा अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी का, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का रेशो कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब? अगर आप देखो, अगर आपको याद हो, तो कल मैंने आपको ये वाले क्रॉस करवाए थे, जिसके अंदर आपको मैंने दो पेरेंट्स बताए थे। जब इनका क्रॉस करवाया था और मैंने आपसे स्मॉल ए की अलील फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तब कितनी आई थी? 0.5। फिर F1 के अंदर भी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 0.5। फिर F2 के अंदर भी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 0.5। F3 भी निकाल लोगे तब भी 0.5। अगर आप देखो तो ये पॉपुलेशन कैसी है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है। और इसके अंदर जो अलील फ्रीक्वेंसी है, वो हर जनरेशन के अंदर क्या रह रही है? कांस्टेंट। हर जनरेशन के अंदर क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। सो दिस इज द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। लेकिन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आगे ये कहते हैं कि बाकी कंडीशंस को क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब वो बाकी कंडीशंस क्या है, उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है भाई, चलो अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। ओके। चलो
सुनो भाई, सही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर क्या कांस्टेंट है, रेशो ऑफ जीनोटाइप एंड अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। सही। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनका सेम रहना बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है और उसके अंदर अलील और जीन फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट है। अब कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट है, सुनो। ठीक है, कंडीशन सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको सुन लेना। कंडीशंस कौन सी है, देखो। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होनी चाहिए वो रैंडम होनी चाहिए। क्या मतलब, देखो, ऐसा ना हो कि हम रिप्रोडक्शन करवाएं कैसी, नॉन रैंडम। सर रैंडम और नॉन रैंडम का मतलब क्या है भाई, अगर आप देखो तो लेट सपोज मैं अगर बात करता चलूं डोर्सोफिला की, तो डोर्सोफिला जिसे आप फ्रूट फ्लाई कहते हो, उसके अंदर क्या ऐसा होता है कि भाई फ्रूट फ्लाई जो है वो, उसके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमने इसकी शादी इससे करवानी है? नहीं, ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं करते। तो वहां पे मीटिंग कैसी होती है, रैंडम होती है। ह्यूमंस के अंदर क्या रैंडम मीटिंग पॉसिबल है? ह्यूमंस के अंदर क्या रैंडम मीटिंग रेटिंग रैंडम मीटिंग पॉसिबल है? आप कहोगे सर ह्यूमंस के अंदर तो रैंडम मीटिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है हार्डी वीनबर प्रिंसिपल वहां पे नहीं लग सकता। सही है। नंबर टू, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। क्या मतलब भाई, पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी होने या छोटी होने से क्या मतलब है? भाई लेट सपोज मैं मान के चलता हूं कि एक पॉपुलेशन थी 3 ऑर्गेनिज्म की, एक पॉपुलेशन थी 3 ऑर्गेनिज्म की। अब उन 3 ऑर्गेनिज्म में से एक मर गया, एक डाई कर गया, तो उसके अंदर भाई अब पॉपुलेशन इतनी सी है, जो टोटल जीन्स हैं, जो टोटल अलील्स हैं, वो तो इतने से। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म डाई कर गया तो अलील फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो भाई, क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। भाई मैं आपसे बोलूं कि एक कप पानी, उस एक कप पानी में से मैं आधा कप पानी निकाल लेता हूं, तो आप ये कहोगे ना पानी की मिकदार कम हो गई। हाँ के ना? बिल्कुल हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक समंदर में से एक कप निकाल लो, तो अब समंदर में से जब आप एक कप निकालोगे तो वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज 4 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन, कितने इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, 4। 4 में से ये डाई कर गया, अब बताओ अलील फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? अब बताओ अलील फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, क्या 0.5 आएगी? बोलो भाई। अब जो कह रहा है कि 0.5 आएगी वो गलत कह रहा है, क्यों? देखो भाई, मैंने कहा स्मॉल ए डाई कर गया है, तो मैं अगर अब आपसे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी पूछूं, तो एक दो, दो स्मॉल ए हैं, टोटल कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छः, छः। तो आ गया 2 1 2, 2 3 6। अलील फ्रीक्वेंसी आ गई 1/3। 1/3 क्या 1/2 है? नहीं भाई, 1/2 तो नहीं है। इसका मतलब ये है
कि इस छोटी जिसमें 4 ऑर्गेनिज्म थे उसमें एक ऑर्गेनिज्म के डाई करने से पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसी पे क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। सिंपल सी बात है, सही। चलो तीसरी चीज क्या है, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन ये है आपके पास कि देयर मस्ट बी नो जीन फ्लो। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? मतलब सुनो, नो जीन फ्लो, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, लेट सपोज एक पॉपुलेशन है पी, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म उठते हैं और उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पे एक नई पॉपुलेशन बसा देते हैं पी 2। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिज्म पी से उठ के पी 2 में गए हैं उनके कुछ ना कुछ जीन्स इस पॉपुलेशन पी से पी 2 में तो गए होंगे। तो जीन का फ्लो हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीन का फ्लो होगा, लेट सपोज 10 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में से 5 उठ के यहां चले गए, तो अगेन अलील फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? बोलो। बिल्कुल पड़ेगा। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के जीन्स का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना इस जीन फ्लो, सिंपल। तो जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, सही है। अगली बात क्या है, ठीक है, अगली बात सुनो। अगली बात यह है, देयर मस्ट बी नो म्यूटेशन। क्या मतलब नो म्यूटेशन? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर लेट सपोज एक जीन है कैपिटल बी और उसके दो अलील हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसकी वजह से या तो फिनोटाइप आता है ब्लैक या आता है ब्राउन। अगर सोचो इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ब्लैक और ब्राउन की जगह एक नया फिनोटाइप आ जाएगा, येलो, एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि म्यूटेशन वाली भी तो अलील फ्रीक्वेंसी अलग से आ जाएगी। तो इसका मतलब है उससे भी असर पड़ेगा। ओके, बात सही है। इन कंडीशंस को कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आखिरी कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आखिरी कंडीशन ये है, देयर मस्ट बी नो सिलेक्शन। क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई मैं, लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ रेड काउ ही मुझे चाहिए, तो मैं रेड काउ को रेड काउ से ही क्रॉस करवाऊं, सिलेक्शन करवा दूं, मैं सेलेक्ट कर लूं रेड काउ को सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो दूसरे कलर्स की काउ होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी। तो अलील फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसका मतलब है ये भी एक चीज हो गई, सही है। चलो, ओके, तो ये सारी कंडीशंस हो गई हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब हमने कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वो कंडीशन जो हमने पढ़ा। अब सवाल ये होता है कि अगर एक पॉपुलेशन इन 5 चीजों पे उतर रही है पूरा, तो इसका मतलब है उस पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और अगर एक पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, तो ऐसी पॉपुलेशन के अंदर मैं कहता हूं कि क्या मेंटेन हो गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। क्या मेंटेन हो गया भाई? जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन। तो अल्टीमेटली आपका हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब है इन 5 चीजों में से कोई एक चीज, दो चीज, तीन चीज या पांचों चीजें नहीं है। भाई ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? बोलो भाई, मेरे साथ जवाब चाहिए। नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर रैंडम मीटिंग नहीं होती, ह्यूमन के अंदर म्यूटेशन पॉसिबल है, ह्यूमन के अंदर सिलेक्शन होता है। भाई जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, कोई चाहता है कि उसकी शादी सफेद वो चाहता है कि भाई उसकी शादी किसी सफेद इंसान से हो, मतलब जिसका कलर सफेद हो, तो हमारी ये सिलेक्शन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब अगली बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि अगर अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी पॉपुलेशन के अंदर, अब याद करो,
मैंने आपको बताया था कि डार्विन का एक बहुत बड़ा मसला था, और डार्विन ने ये नहीं बताया था कि ये जो वेरिएशन है ना, ये जो इवोल्यूशन है, ये क्यों आ रही है। देखो इसका जवाब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से हमें मिल गया कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डेविएट हो रहा है, डेविएशन फ्रॉम जेनेटिक इक्विलिब्रियम, अगर किसी पॉपुलेशन को देखो और वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम से क्या कर रही हो, डेविएट कर रही हो, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या आ जाती है, इवोल्यूशन आ जाती है। इट लीड्स टू इवोल्यूशन। क्या मतलब सर? भाई लेट सपोज एक पॉपुलेशन थी, उसके अंदर एक अलील था कैपिटल बी स्मॉल बी, सही है। अब उसके अंदर म्यूटेशन आ गई और एक नया फिनोटाइप बन गया येलो। कैपिटल बी स्मॉल बी होना चाहिए था ब्लैक या ब्राउन, लेकिन उसके अंदर एक येलो फिनोटाइप आ गया। तो अल्टीमेटली जेनेटिक इक्विलिब्रियम से डेविएशन हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जब डेविएशन हुई जेनेटिक इक्विलिब्रियम से, तो अल्टीमेटली क्या आ गई, इवोल्यूशन आ गई, एक नया फिनोटाइप पॉसिबल हो गया। सर दिस इज सिंपली द जवाब जो आपका डार्विन नहीं दे पाया था। आपको मैंने बताया था कि भाई नियो डार्विनिज्म क्या था। नियो डार्विनिज्म इज द मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ डार्विन, जिसके अंदर आपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स को कैटर किया था। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर अभी जो आपने टॉपिक्स पढ़ा है इनका डार्विन की थ्योरी से क्या ताल्लुक था, डार्विन का जवाब मिल गया। डार्विन ने जो जवाब आपको नहीं दिया था कि भाई इवोल्यूशन आ कहां से रही है, उसका वो जो है, वो आपको उसका आंसर मिल गया कि कहां से आ रही है। चल अब बढ़ते हैं आगे। सही है? ये तो हो गई इवोल्यूशन की बेसिक बेसिक सी बात, सही है। अब हमने कुछ चीजें पढ़नी है। वो चीजें क्या है, वो फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनसे क्या हो, अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। फैक्टर्स दैट दैट चेंज द अलील फ्रीक्वेंसी, वो कौन से फैक्टर्स है? दैट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी। चलो भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ, अपनी अकल दौड़ाओ और वो फैक्टर्स बताओ जिनसे अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। नंबर वन, बोलो भाई, आई वॉन्ट योर आंसर्स। नंबर वन, जीन फ्लो हो जाए। मैंने ऊपर कहा था अगर एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम है तो वहां पे जीन फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्लो आ जाए, जीन फ्लो का क्या मतलब है? लेट सपोज कि आ, ये एक पॉपुलेशन, इसको सुनना जरा गौर से ना मेरी बात, ताकि ये चीजें ना आपके माइंड में रहे, सही है। लेट सपोज ये एक पॉपुलेशन, सही है। अब ये एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे। मैं मान के चलता हूं इसके अंदर पॉपुलेशन थी और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म थे। अब इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म उठे और उठ के चले गए बाहर, तो वो अपने साथ जीन लेकर गए नहीं गए? बिल्कुल लेकर गए। जब वो अपने साथ जीन लेकर गए, तो जीन का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कहां से कहां हुआ? इस पॉपुलेशन से बाहर हुआ। तो जब जीन फ्लो पॉपुलेशन से बाहर होगा, जीन फ्लो को मैं माइग्रेशन भी कह सकता हूं। कह सकता हूं नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना भाई। चलो इधर देखो, अब इधर मेरी बात गौर से सुनना। मैंने आपको क्या कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर चलेगा, यानी कि वो बाहर माइग्रेट करता। तो ऐसी माइग्रेशन के अंदर जीन्स बाहर जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब इस पॉपुलेशन के अंदर से जीन्स बाहर जाएंगे, अलील्स बाहर जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जब ऑर्गेनिज्म बाहर जा रहे हैं तो इसे आप क्या कहते हो, ई माइग्रेशन का नाम। क्या कहते हो, ई माइग्रेशन। सॉरी, इमिग्रेशन, गलत बोल गया। दिस इज इमिग्रेशन।
इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाना ना। और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन के अंदर आए तब क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, जब कुछ ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन के अंदर आएंगे तो वो अपने साथ जीन लेकर आएंगे। इसे आप कहते हो ई माइग्रेशन। तब भी जीन फ्लो होगा। सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूं मैं आपसे, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। अब अगला 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 कॉज क्या हो सकता है? अगला फैक्टर क्या हो सकता है भाई? अगला फैक्टर क्या हो सकता है? अगला फैक्टर हमारे पास हो सकता है म्यूटेशन। अगला फैक्टर हो सकता है म्यूटेशन। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। म्यूटेशन किस तरीके से एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? बोलो। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? आई वॉन्ट योर आंसर्स। नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग। भाई लेट सपोज मैं एक काउ की पॉपुलेशन लेता हूं और उसके अंदर मैं हमेशा रेड काउ को क्रॉस करवाता हूं रेड काउ से, तो जो बाकी कलर वाली काउ होंगी वो एक्सटेंड हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। बोलो भाई। हाँ कहना। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये हो गई। चौथी चीज क्या हो सकती है? बोलो। चौथी चीज शुड बी द सिलेक्शन। सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन के अंदर मैं कुछ इंडिविजुअल्स को आर्टिफिशियली ब्रीड करवा रहा हूं। सिंपल। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा। बेटा याद रखना कि अगर अगर बाहर से इंडिविजुअल्स अंदर आ रहे हैं तो उसे ई माइग्रेशन कहते हैं, और अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। सिंपल। मैं एक दफा चेक भी कर लेता हूं, आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो, जिसको वो है ना कि ये ई माइग्रेशन और माइग्रेशन क्या, म्यूटेशन कहते हैं जीन के अंदर चेंज आना। ये देखो, ये पढ़ लो, लिखा हुआ है। सही है। बेटा जितने बाहर जाएंगे वो अलग जीन लेकर जाएंगे, और जितने अंदर आएंगे वो अलग जीन लेकर आएंगे। सही है भाई। बेटा नियो डार्विनिज्म यही तो सब है। सही है। यही तो सब हम पढ़ रहे हैं। यस यू कैन से कि जीन्स का अपने साथ लेके बाहर चले जाना। सिंपल। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये देखो, मैं पिक्चर लेकर आ रहा हूं। अब ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहे हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहे हैं ना, इसे, भाई देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आपकी किताबों के अंदर इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरीके से दिया है। बट अगर टेक्निकली आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ोगे ना, तो इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, ई माइग्रेशन मतलब बाहर जाना। ठीक है, लेकिन यहां पे उल्टा दिया हुआ है और ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। तो आप फिलहाल इसको जो है ना, वो ऐसे याद रख लो कि जो चीज आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, फिलहाल आपने वही याद रखनी है। क्योंकि सवाल तो भाई आपकी किताब से बनेगा ना, सवाल तो आपकी किताब से बनेगा। हाँ, सेंध में नहीं, ठीक है। चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, जरा इनको देख लें हमने। चलो, लेट सपोज, आप जरा सुनते जाना मेरी बात गौर से, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन के अंदर तमाम अलील सेम है। क्या मतलब? लेट सपोज मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ये क्या है? पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के अंदर एक जीन है बी जीन। इस बी जीन के दो अलील्स पॉसिबल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पॉपुलेशन में तमाम अलील सेम है, ऑल अलील्स आर सेम, तो इसका मतलब यह है, मैं ये कह रहा हूं कि या तो ऑर्गेनिज्म कैपिटल बी है तमाम, या तमाम ऑर्गेनिज्म कैसे हैं भाई, या तमाम ऑर्गेनिज्म कैपिटल स्मॉल बी है, या तमाम ऑर्गेनिज्म कैपिटल बी है, या तमाम ऑर्गेनिज्म स्मॉल बी। ठीक है। अब अगर आप देखो तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलील क्या है? सेम। ऐसे अलील को आप फिक्स्ड अलील का नाम देते हो। ऐसे अलील्स को आप क्या कहते हो? फिक्स्ड अलील्स का नाम देते हो। क्या कहते हो भैया? फिक्स्ड अलील। अच्छा, अब आपने पढ़नी है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन। अब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन क्या? देखो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनते जाना और चीजों को समझते जाना। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास डोर्सोफिला है, फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर बॉडी कलर का एक जीन है। ठीक है, चलो मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास क्या है? फ्रूट फ्लाई। इस फ्रूट फ्लाई का नाम है डोर्सोफिला मिलानोगास्टर। इसके अंदर एक जीन है बॉडी कलर का, और इसके दो अलील्स हैं, एक है कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी। कैपिटल बी इज बेसिकली द ग्रे बॉडी, while small b is the black body. Gray body is dominant over black body. अब आपको पता है दो ही अलील पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पॉपुलेशन में, अगर मैं डॉर्सोफिला की पॉपुलेशन की बात करूं, तो तमाम ऑर्गेनिज्म, आप जाहिर सी बात है, किसी पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं, फ्रूट फ्लाई की किसी पॉपुलेशन की बात करूं, तो उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी कैपिटल बी की होगी, एक फ्रीक्वेंसी स्मॉल बी की होगी। लेकिन याद रखना कि कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमेशा कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी बराबर आएगी किसके? कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर आएगी 1 के। अब मैं मान के चलता हूं कि P स्मॉल, दिस P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील,
एंड दिस क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। तो अब इक्वेशन क्या बन गई? अब इक्वेशन बनी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सिंपल। P plus Q is equal to 1, where P is the, बोलो भाई, P क्या है? P is the frequency of dominant allele, while Q is the frequency of small recessive allele. Simple. चलो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनते जाना भाई, ठीक है? चलो, इधर देखो। अब इधर सुनो। अब आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं देखूं तो एक जीन के लिए कितने एलील होते हैं? दो होते हैं। सिंपल है ना? होते नहीं होते? अच्छा। तो यह आपने फिलहाल इतना भी याद रख लेना। अच्छा, अभी हमने ये बात कर ली अलील फ्रीक्वेंसी की। पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, while Q is the frequency of recessive allele। अब मैं आपको मैथ्स के चक्कर में नहीं डाल रहा, लेकिन जब आप इस इक्वेशन को खोलोगे ना, एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैथ्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस इक्वेशन को खोलोगे ना, बस ये इसको ऐसे ही याद कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा क्या भाई? पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये पी स्क्वायर क्या क्या मतलब है? पी इंटू पी। पी स्क्वायर का क्या मतलब है भाई? पी स्क्वायर का क्या मतलब है? पी मल्टीप्लाई बाय पी। यानी कि पी क्या है? डोमिनेंट एलील। तो मैं मान के चलता हूं फ्रूट फ्लाई के अंदर बी इंटू बी। ये क्या आ गया? एक ऐसा जीनोटाइप आ गया जो कि क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो पी स्क्वायर की टर्म जब भी मैं लिखूंगा, ये इक्वेशन हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिविजुअल्स के अंदर। इंडिविजुअल्स का मतलब ये कि अगर लेट सपोज मैं, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा अच्छा आपको पता चलेगा कि पी स्क्वायर का मतलब है बी मल्टी बी बी, बी बी का मतलब है कैपिटल बी, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर आपके पास आता है क्या भाई? 2PQ को अभी फिलहाल छोड़ो, अभी इसको देखो। क्यू स्क्वायर का क्या मतलब है? स्मॉल बी स्मॉल बी। अब 2PQ का क्या मतलब है? देखो, 2PQ का मतलब सिर्फ इतना सा है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इनका जो जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी आएगी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को अगर आप प्लस करोगे तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ सिंपल जबान के अंदर, ये फॉर्मूला किसके लिए? अलील फ्रीक्वेंसी के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए। आसान जबान के अंदर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसके अंदर मैथ्स लगती है, बट वो मैथ्स में अभी फिलहाल आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है? सिंपल से याद रखना। टू कहां गया छोड़ दो। मैंने क्या बोला? इसके अंदर मैथ्स लगती है, टू कहां गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों लगी, ये क्यों लगा, वो क्यों लगा, छोड़ दो फिलहाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। सही है? अब आओ इसका क्वेश्चन करते हैं, हार्डी वीनबर प्रिंसिपल का। सही है? वो देखते हैं ना। चलो, अब मैं इसका एक क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने ताकि हम जल्दी से इसका क्वेश्चन जो है वो कर सकें। चलो भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखना, जल्दी से क्वेश्चन देखते जाना और चीजों को आसानी से समझते जाना। कह रहा है, मेरी बात गौर से सुनो भाई, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है
इधर देखो, क्वेश्चन देखते जाओ, अपनी जिंदगी को आसान करते जाओ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई द अलील फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रे बॉडी इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक बॉडी, देयर आर 30% रेसेसिव अलील इन द जीन पूल। इसका मतलब यह है कि आपको ये क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट। अभी पहले सवाल को पढ़ते जाओ, फिर आसानी से आगे बढ़ेंगे। स्मॉल बी क्या है, रेसेसिव। फिर अगली बात आपको क्या बता रहा है, अगली बात आपको यह बता रहा है कि जीन पूल के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर रेसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30%। तो इसका मतलब है आपको अलील फ्रीक्वेंसी बता दी किसकी, रेसेसिव जीन की, यानी कि स्मॉल बी की। स्मॉल बी की अलील फ्रीक्वेंसी को मैं क्यू लिख सकता हूं, 30% है, तो इसको मैं जब फ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट करूंगा तो यह आ जाएगा 0.3। हाँ के ना भाई, हाँ के ना भाई, बिल्कुल। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि पॉपुलेशन है हमारे पास 100। अब सवाल में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रे बॉडी एंड ब्लैक बॉडी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। अब सवाल बहुत सिंपल सा, आपने क्या किया, पहले तो आपने निकाल ली, आपको बता दी गई रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन के अंदर पूछ लूं तो आप मुझे क्या बताओगे, बोलो भाई। अगर मैं आपसे डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी पूछ लूं तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमने पी निकालना है, पी इज इक्वल टू क्यू माइनस 1, नहीं 1 माइनस क्यू, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 - क्यू। तो यह आ गया पी इज इक्वल टू 1 - 0.3। तो आपके पास पी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, पी की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.7, यानी कि 70% ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, डोमिनेंट एलिमेंट। इसका मतलब यह है सिंपल जबान के अंदर, सिंपल जबान के अंदर 70% पॉपुलेशन के अंदर क्या है, डोमिनेंट अलील मौजूद है। अब वो डोमिनेंट अलील इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो डोमिनेंट अलील इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिला के 70% पॉपुलेशन के अंदर 70% क्या मौजूद है, आपका कैपिटल डोमिनेंट अलील मौजूद है। अब मेरा सवाल यह है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। आप कहोगे सर टोटल पॉपुलेशन में 100 ऑर्गेनिज्म है। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है, सवाल में आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी कितने ऑर्गेनिज्म होंगे और ब्लैक बॉडी कितने होंगे। तो मुझे बताओ ये कौन होंगे, ये कौन होंगे भाई, ये तो होंगे ग्रे बॉडी। और बाकी स्मॉल बी वाले क्या होंगे, ब्राउन बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी। तो अब 100 में से आपको पता है कि कैपिटल जो आपके डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी आई है, वो आई है 0.7। 100 में से 70% आपके पास पॉपुलेशन के अंदर क्या मौजूद है, 70% पॉपुलेशन के पास मौजूद है आपका डोमिनेंट अलील। जिसके पास भी डोमिनेंट एलील होगा वो डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो करेगा, यानी कि वो ग्रे फिनोटाइप शो करेगा। तो अल्टीमेटली 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में से 70% के पास डोमिनेंट एलील मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कितने ऑर्गेनिज्म ग्रे वाले होंगे भाई, 70 होंगे, और बाकी बचे 30%। तो 30% के पास मौजूद है क्या भाई, 30% के पास मौजूद है आपके पास रेसेसिव एलील। तो 30 इंडिविजुअल्स आपके क्या होंगे भाई, सिंपल जबान के अंदर ब्लैक बॉडी होंगे। सवाल समझ में आ गया भाई, बोलो भैया, सवाल क्लियर है। एक और सवाल दे दूं होमवर्क के लिए। यस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दे दूं भाई? जल्दी बता दो। चलो अब मैं सवाल दे रहा हूं, और सवाल ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट बहुत सेम है, कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी झोल नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल खुद ब खुद होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो सवाल नहीं है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। मैं इसका आंसर जो है वो यहां पे दे देता हूं। तो मैं यहां पे इसका आंसर लिख देता हूं। ठीक है, ये आपने खुद करनी है। हो जाएगा भाई? चलो, अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। इसको जल्दी से सॉल्व कर ले। आप लोग सवाल को पहले से ही जो है ना, वो ये समझ लेते हो कि सवाल पता नहीं क्या है। सवाल बहुत हलवा होता है। सवाल कोई भी भारी नहीं होता भाई, सवाल बहुत हलवा होता है। आपको बस कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत होती है। अब सवाल में ये कह रहा है कि हमारे पास 500 इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन है। तो आपको पहली बात तो ये पता लगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। 500 इंडिविजुअल्स। 500 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन। अब आपसे कह रहा है कि कैपिटल बी यानी कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है 0.7, तो रेसेसिव की कितनी होगी? 0.3। यानी कि आपको पी बता दिए 0.7, क्यू बता दिए 0.3। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीनोटाइप। एक्सपेक्टेड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी कैपिटल बी के लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए, स्मॉल बी के लिए। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल लगाना। आपको पता है कि यहां पे आपको, अब यहां पे आपको बताना है कि कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी मतलब आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि कितने इंडिविजुअल कैपिटल बी वाले होंगे, कितने कैपिटल बी स्मॉल बी वाले होंगे, और कितने स्मॉल बी वाले होंगे। तो आप लगा दो अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। आपको पता है कि जब भी इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करेंगे, तो हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ के ना? ये फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास पी स्क्वायर की वजह से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसकी भाई? पी स्क्वायर की वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कैपिटल बी की। तो पी क्या था आपके पास? पी था आपके पास 0.7। 0.7 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 0.7 का स्क्वायर करो, जल्दी बताओ। आई वॉन्ट आंसर्स। 0.49 और 59? 0.49 आंसर आएगा, शाबाश। 0.49 आंसर आएगा। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 2pq क्या है, तो आपको पता है कि 2pq इज बेसिकली कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ रहे हो। 2pq, तो इसका मतलब है 2
इंटू पी की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.7, क्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, कैलकुलेट कर लो। 0.42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 0.42 इसका आंसर आएगा, सिंपल है। फिर आपको पता है कि स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी निकलती है क्यू स्क्वायर से, निकाल लो जल्दी से। 0.3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 0.09। ये आपके पास जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई किसकी, कैपिटल बी की, कैपिटल बी और स्मॉल बी की। अब अगर मैं आपसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछ लूं, अब मुझे बताओ कि क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछ लूं तो क्या होगा, सिंपली आप जो है वो, अगर आपने कैपिटल बी के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकाल लें, मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने कैपिटल बी वाले होंगे, तो आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 500 की, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल बी की कितनी है 0.49, मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 0.49 का मतलब है 49% लोग क्या है आपके कैपिटल बी वाले। तो 49, 500 का 49 कितना होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपके पास आंसर आएगा 245। बाकी निकाल लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी, शाबाश 210 आ गए स्मॉल बी वाले, और स्मॉल बी वाले कितने आ गए, 45, शाबाश। चलो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसका एक और सवाल होमवर्क में दे दूं, चलो इसका मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये होमवर्क सवाल है भाई, ये आपने खुद करना है, इसका मैं आंसर लिख देता हूं यहां पे। सही है, चलो आंसर मैंने लिख दिया आपका, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी देखिए, हाउ कैन यू डिफाइन द जेनेटिक ड्रिफ्ट। सही है, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल से इतना मतलब है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को दूसरे अल्फाजों में आप नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज, ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज, ए नेचुरल सिलेक्शन।
ऑल्सो नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? आसान जबान के अंदर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन सा इंडिविजुअल जिंदा रहेगा और कौन सा इंडिविजुअल जिंदा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। जो लकी होगा वो जिंदा रहेगा, जो नॉन लकी होगा, जो लकी नहीं होगा वो मर जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो क्लासिकल एग्जाम्पल है ना, वो इधर देखो। ये देखो, पिक्चर देखना है। अब लेट सपोज ये एक पॉपुलेशन थी। इस पॉपुलेशन के अंदर दो तरह की बग्स मौजूद थी। एक थी आपके पास ग्रीन बग और एक थी आपके पास ब्राउन बग बग। किसी भी वजह से, किसी भी वजह से क्या हुआ, किसी भी वजह से, या वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म है भाई? 3 और 3 6, 6 है। 6 में से एक बंदा आया और उस बंदे ने क्या किया, इन दो पे पांव रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इस पॉपुलेशन के अंदर 6 ऑर्गेनिज्म थे, 6 में से 2 ग्रीन वाले मर गए। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से क्या हुआ? बेसिकली नेचर ने सिलेक्ट किया किसको? लकी को। भाई जिस जो पांव के नीचे नहीं आया था वो बच गया, जो पांव के नीचे आ गया वो मर गया। यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म के जीन्स बाकी रहते हैं जो कि लकी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो या बेटर हो। अब सर सवाल ये हो सकता है कि ये पॉपुलेशन तो काफी छोटी थी, ये तो काफी स्मॉल पॉपुलेशन थी, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर तो बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। कैसे सर? भाई देखो, ये 6 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन थी, 6 में से 2 ग्रीन वाले मर गए, पीछे सिर्फ एक ग्रीन वाला बचा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा? पहले दोनों इक्वली रिप्रोड्यूस करते थे, बट अब ये 3 ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल है, तो ब्राउन वाले को ज्यादा चांस मिलेगा रिप्रोड्यूस करने का, एंड अल्टीमेटली ग्रीन वाले को कम चांस मिलेगा क्योंकि वो कम बचा है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली द जेनेटिक ड्रिफ्ट, आसान जबान के अंदर। अब अगर एक बड़ी पॉपुलेशन होगी और उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, भाई लेट सपोज 1 लाख की पॉपुलेशन है और उसमें से 2 मर गए, मुझे बताओ अलील फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा? या सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की कोई चीज होगी? नहीं होगी, निग्लिजिबल होगी। अब देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 इंपॉर्टेंट कॉज है। कौन से 2 इंपॉर्टेंट कॉज है? देखो भाई, देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज। नंबर 1, जिसे आप कहते हो बॉटल नेक इफेक्ट। अब ये बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, सुनते जाना। किसी भी वजह से अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए, ज्यादा अच्छा लफ्ज है कि पॉपुलेशन रिड्यूस हो, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम हो, किस वजह से? किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, उसकी वजह से पॉपुलेशन अगर रिड्यूस हो जाए तो उसे आप कहते हो क्या? बॉटल नेक इफेक्ट। अब अगर मैं बॉटल नेक इफेक्ट की आपको एक सिंपल सी चीज दिखाऊं, तो इधर देखो भाई। ये देखो, बॉटल नेक इफेक्ट की सबसे क्लासिकल जो आपको पिक्टोरियल वो मिलेगी ना एक्सप्लेनेशन, वो ये है। इसके अंदर देखते जाना मेरी बात, सही है? ये रही पिक्टोरियल। अब देखो, लेट सपोज, इसको इसको सोचो कि ये एक पॉपुलेशन है,
इस पॉपुलेशन में से सिर्फ देखो इसमें कौन कौन से कलर हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, बट किसी भी वजह से नेचुरल डिजास्टर आता है और उसकी वजह से सिर्फ रेड वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला बच पाता है। तो मुझे एक बात बताओ, रेड वाला ज्यादा बचा है, ग्रीन वाला उससे कम बचा है और येलो वाला सबसे कम बचा है। अब ये सिर्फ बचे उस नेचुरल डिजास्टर के बाद, तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे कौन ज्यादा होंगे? भाई ओरिजिनली पॉपुलेशन के अंदर येलो ज्यादा थे, लेकिन येलो नेचुरल डिजास्टर की वजह से कम बचे, ज्यादा कौन बचे? रेड वाले। अब जब ये डिवाइड करें, जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो नई पॉपुलेशन इनसे बनेगी उसकी वजह से क्या होगा? रेड वाले ज्यादा हो जाएंगे, ग्रीन वाले उससे कम होंगे और येलो वाले सबसे कम होंगे। रीजन, बॉटल नेक इफेक्ट आया था। आसान जबान के अंदर क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, अब आ जाते हैं हम आखिरी, दैट इज द फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट क्या है? चलो इसके लिए मैं पिक्चर ले आता हूं और बस फिर इसको डिस्कस करके। फाउंडर्स इफेक्ट। अब फाउंडर्स इफेक्ट क्या है? देखो आसान जबान के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक पॉपुलेशन है, सपोज दिस इज अ पॉपुलेशन, ये क्या है? एक पॉपुलेशन है। मैं मान के चलता हूं ये भाई एक पॉपुलेशन है। ये देखो ये क्या है? एक पॉपुलेशन है। ये पूरी एक पैरेंट पॉपुलेशन है। इसके अंदर कौन कौन सी तितलियां मौजूद है? इसके अंदर तितलियां मौजूद हैं ग्रे कलर की, ऑरेंज कलर की, आसान जबान के अंदर। अब मैं ये कहता हूं कि भाई इसमें से एक तितली जाती है और दूसरी जगह जाके रहना शुरू हो जाती है, और वो कौन सी तितली होती है? ऑरेंज कलर की। अब यानी कि इस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल उठे और उठ के दूसरी जगह जाके रहना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है वो वहां पे एक पॉपुलेशन बनाएंगे। अब क्योंकि ऑरेंज तितली जाके वहां पे रहना शुरू हुई थी तो ऑरेंज तितली वहां की फाउंडर हुई, और जब वो रिप्रोड्यूस करेगी वहां पे तो जाहिर सी बात है वहां पे कौन सी तितलियां ही पाई जाएंगी? ऑरेंज। अब लेट सपोज इसमें से दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई लेट सपोज इसके अंदर ज्यादा ऑरेंज वाली चली गई और कम ग्रे वाली चली गई। अब देखो यहां पे ऑरेंज और ग्रे ने क्या किया? फाउंडर खुद को बनाया और यहां पे एक नई पॉपुलेशन डेवलप हो गई। सेम गोज हियर। तो फाउंडर्स इफेक्ट, इसके सिंपल सा मतलब यह है कि कुछ इंडिविजुअल मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। सम इंडिविजुअल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अल्टीमेटली इसकी वजह से भी क्या आएगी? जेनेटिक वेरिएशन। सही है भाई? चलो अब एक काम ये करते हैं, ये तो हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट का टॉपिक एंड हो गया। सही है ना भाई? सिंपली आपका जो स्पेसिएशन का टॉपिक है ना, ये दिस इज योर होमवर्क, आपने इसको जस्ट रीड करना है। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इसको आपने रीड कर लेना। सही है? स्पेसिएशन का जो टॉपिक है